दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सबके चहेते महान क्रांतिकारी, देशभक्तों के देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और साथ ही कुछ कॉमन मिथ के बारे में भी जानेंगे जो आम जनमानस के बीच में प्रचलित हैं। आज के टाइम पर फॉरेन में कौन सेटल्ड होना नहीं चाहता, या फिर देश में ही एक सरकारी अफसर बनकर आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम देश और समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। अगर वह चाहते तो लंदन में सेटल होकर एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन वह भारत लौटे और इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और देश में चौथा स्थान हासिल किया। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में किसी भारतीय के लिए आम परीक्षा पास करना भी बहुत मुश्किल था। अगर नेताजी चाहते तो यहाँ पर भी सरकारी अफसर बनकर आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन देश की गुलामी और देशवासियों की दयनीय स्थिति उनसे देखी नहीं गई और वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर देश की आज़ादी की जंग में कूद पड़े। नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के अफसरों को और उनके बॉडीगार्ड को कितनी सैलरी मिलती थी? नेताजी के बॉडीगार्ड रहे कर्नल निजामुद्दीन को 17 रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज़ाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट को 80 रुपये महीना मिलता था और बर्मा में तैनात अफसरों को 230 रुपये तक सैलरी मिलती थी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का खुफिया विभाग भी बनाया था। इसमें कम ही लोग थे। इसका नेटवर्क कुछ ही महीनों में भारत के कोने कोने में फैल गया था। इन्हीं सैनिकों के माध्यम से नेताजी अंग्रेजों की जासूसी करवाते थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को दिए एक भाषण के दौरान बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज से काफ़ी पहले यूनिफॉर्म वॉलंटियर कोर नामक एक और फोर्स का गठन किया था। नेताजी शुरू से ही सैन्य अनुशासन में यकीन करते थे। नेताजी यूनिफॉर्म वॉलंटियर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। नेताजी यूनिफॉर्म वॉलंटियर कोर के सदस्यों के साथ सुबह कोलकाता मैदान में लॉन्ग मार्च, ड्रिल, घुड़सवारी, बंदूकबाजी, कसरत इत्यादि करते थे। यह बिल्कुल सैन्य प्रशिक्षण जैसा था। क्या आप जानते हैं देश की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के अलावा आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद बैंक का भी गठन किया था, और दुनिया के 10 देशों ने उनकी फौज, सरकार और बैंक को अपना समर्थन दिया था, जिसमें शामिल हैं बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानजिंग, इटली, थाईलैंड, मोनचुको, फिलीपींस, आयरलैंड का नाम शामिल था। अगर बात करें नेताजी के आज़ाद हिंद बैंक के बारे में, तो इस बैंक ने 10 रुपये के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपये तक के नोट जारी किए थे। 1 लाख रुपये के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी, और ये सभी नोट बर्मा, अब के म्यांमार में छपते थे। क्या आप जानते हैं देश की आज़ादी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के लिए नेताजी के पास धन कहाँ से आता था? नेताजी को जब अपनी फौज, सरकार और बैंक चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सभी भारतवासियों से अपील की और एक नारा दिया, करो सब निछावर, बनो सब फकीर, और सभी लोगों को रंगून जुबली हॉल आने के लिए कहा। इस पर भारत के अलावा बर्मा, सिंगापुर और कई जगहों से भारतीय पहुँचे, और लोगों ने 26 बोरे सोने, चांदी, हीरो से नेताजी को तौला था, जिसके बाद आज़ाद हिंद फौज के खाते में एक दिन में ही 20 करोड़ इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों, क्या आप नेताजी और सरदार पटेल के आपसी संबंधों के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं। नेताजी की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि जो कोई उनसे मिलता वो उनका कायल हो जाता। इसी कड़ी में सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल का नाम भी आता है। विट्ठल भाई पटेल नेताजी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देश हित के कार्यों और आज़ादी की लड़ाई के लिए नेताजी के नाम कर दिया। पर यह बात सरदार पटेल को पसंद नहीं आई और उन्होंने नेताजी के ऊपर केस कर दिया, और नेताजी यह केस हार भी गए।
सरदार पटेल और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद तो बहुत हुए, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथ के बारे में। आज के सोशल मीडिया के टाइम पर इतिहास को लेकर हमारे सामने कई मिथ पेश किए जाते हैं, जिन्हें हम सच मान लेते हैं। इसी तरह नेताजी और अन्य राष्ट्रभक्तों को लेकर सोशल मीडिया पे कई मिथ चलते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेताजी और गांधी जी को लेकर, क्योंकि इन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर हमारे बीच कई मिथ चल रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में अपनाया है, पर क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले बोस ही थे। नेताजी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद संपूर्ण देश ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में अपनाया। तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी नेताजी को बहुत मानते थे। उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों महान क्रांतिकारी एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। भले ही दोनों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, पर दोनों के बीच कभी मनभेद नहीं हुए, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, आज़ाद भारत, सशक्त भारत। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के रेजिमेंटों का नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और खुद के नाम पर रखा। इसके अलावा झांसी की रानी के नाम पर एक पूर्ण महिला रेजिमेंट भी थी। अब बात करते हैं हिटलर की, क्योंकि कुछ देशवासियों को लगता है कि हिटलर का रवैया भारत को लेकर सकारात्मक था और वह भारत को ब्रिटेन से आज़ाद करवाना चाहता था, जबकि यह एक मिथ है। नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की थी, लेकिन हिटलर के मन में भारत को आज़ाद करवाने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिटलर ने नेताजी को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया था। साल 1945 18 अगस्त को ताइवान में विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका यह मानता रहा कि नेताजी जीवित बच निकले थे और वो वहां से रूस चले गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक रहस्य की तरह ही है। भारत सरकार ने उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए कई बार अलग अलग देश की सरकारों से संपर्क किया, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। नेताजी की मौत को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनकी मौत को लेकर अभी तक कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को आप कैसे याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।